फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अभी सभी आप स्टूडेंट्स तैयारी में लगे होंगे। कल के जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे उसी के आगे के कुछ और आज महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में बराबर रिपीट होते हैं उन क्वेश्चंस पर हम फोकस करेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे आज की क्लास का जो टॉपिक जो चल रहा था बाल विकास से रिलेटेड उसको हम आज लास्ट करेंगे। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स को लेकर के उनके MCQs जो हैं वो आपके सामने आएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो एक ज़रूरी बात आपसे जो हमेशा रहती है कि आप इस ज्ञान सागर के जो YouTube चैनल है इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। ऐसा मुझे भरोसा है, उम्मीद ही नहीं आशा भी है कि आप अपने हमारे जो इस ये ज्ञान सागर का YouTube चैनल है इसे ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमें मोटिवेशन देता है। तो चलें स्टूडेंट्स, चलेंगे आगे हम आज की क्लास की तरफ। समय को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास होगी हमारी। जो पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने वो आ रहा है कि काम की भावना तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं, है ना, किस अवस्था में? तो ध्यान रखना है कि काम की भावना अर्थात यहाँ पर जो आशय है बच्चे से संबंधित यहाँ बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो काम की भावना से तात्पर्य यहाँ पर बच्चे के अंदर जो सेक्स से संबंधित बात होती है हम उसकी बात करते हैं। तो क्या बच्चे इसके प्रति जागरूक होते हैं या उदासीन? तो कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो है बच्चा काम की भावना के प्रति उदासीन होता है? तो ध्यान रखेंगे, हम इसमें चलेंगे सबसे पहले और देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उठाते हैं शैशवावस्था को। तो शैशवावस्था को क्या कहा जाता है? आत्म प्रेम की अवस्था। आत्म प्रेम की अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो है अपने से स्वप्रेम करता है, स्वप्रेम की भावना पाई जाती है। बच्चा अपने अंगों से, अपनी चीज़ों से, अपने हर चीज़ से प्रेम करता है बच्चा। तो इस तरह से ये आत्म प्रेम की भावना या स्वप्रेम की भावना इसमें पाई जाती है। बात करेंगे किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा प्रेम और स्नेह की भावना पाई जाती है। प्रेम व स्नेह की भावना सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और अब बात करते हैं बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? काम की भावना के संबंध में या प्रेम के संबंध में कहा जाता है सुप्तावस्था। सुप्तावस्था यानी कि ये वो पीरियड होता है। इसके लिए एक और प्रश्न बनता है इस पर कि इसका काल या पीरियड पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये 6 से पूर्व किशोरावस्था तक पाया जाता है। पूर्व किशोरावस्था तक पाया जाता है ये काल। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन था कि काम की भावना तीव्र तो होती है लेकिन क्रियाशील नहीं होती है, ठीक। और ये कब होती है? तो ये बाल्यावस्था में पाई जाती है। बाल्यावस्था में बच्चा जो होता है वो प्रेम की भावना के रूप में जागृत नहीं होता। सुप्तावस्था कहते हैं, अर्थात एक प्रकार से सोई भी अवस्था होती है। ये 6 वर्ष से लेकर के पूर्व किशोरावस्था तक की अवस्था होती है, अर्थात 13-14 वर्ष तक की जो बच्चे की अवस्था होती है ये अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है और इसमें बच्चा क्रियाशील नहीं होता है। स्टूडेंट्स, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट होगा हमारा कि शैशवावस्था में संवेग होता है, कैसा होता है? धीमा होता है, मंद होता है, गतिशील होता है या चंचल होता है? संवेग के बारे में कल के हम लोगों ने जो क्लास ली थी उस पर चर्चा की थी कि संवेग क्या है? मूल प्रवृत्तियों पर यानी कि बेसिक टेंडेंसी पर आधारित होते हैं। मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? तो जो जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, जो आदत होती है, हमारी हैबिट्स होती हैं, जो जन्म से हमारे साथ आती हैं, ये मूल प्रवृत्ति कहलाती है। इसको बेसिक टेंडेंसी कहते हैं। और इस तरह से इनकी संख्या मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने 14 बताई हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन पर आधारित जो व्यवहार होते हैं, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित जो व्यवहार होते हैं वो
ही संवेग कहलाते हैं। तो इस तरह से बच्चे के अंदर संवेग कैसा होगा? स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा जो है शैशवावस्था में क्योंकि सीखने की प्रवृत्ति उसकी कैसी होती है? तीव्र होती है। शैशवावस्था में सीखने की जो प्रवृत्ति होती है बच्चे की, वो कैसी होती है? तीव्र होती है, तेज होती है ना। सीखने का ये काल कहा जाता है, इसे सीखने का अनोखा काल कहा जाता है, सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर स्वाभाविक सी बात है कि ये गलत हो जाएगा। जब धीमा नहीं होगा तो मंद भी नहीं होगा, है ना, गतिशील और चंचल। तो अब इन दोनों में अंतर करेंगे तो सबसे सही आंसर आएगा चंचल। बच्चा जो है शैशवावस्था में कैसा होता है? चंचल होता है, जिसे हम अधिकांशतः क्या कहते हैं? नॉटी बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे की जो बहुत सारी क्रियाकलाप होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो इस रूप में होती है कि बच्चे बहुत कुछ उनसे सीख रहा होता है। इसलिए चंचल को हम इस अर्थ में लेंगे कि बच्चा बहुत कुछ इसमें सीख रहा होता है और संवेग उसके तीव्र होते हैं, संवेग इसमें प्रभावी होते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा डी। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न यानी कि हाफ ड्रीम। अर्ध स्वप्न का मतलब क्या होगा? हाफ ड्रीम। ठीक है, हाफ ड्रीम की अवस्था में होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि मत किसका है, ये विचार किसका है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें मेमोरी आपकी होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए। इसको हम जो है सीधे सीधे अगर जो चीज़ों को हम फैक्ट टू फैक्ट याद रखते हैं, उनको हम लोग किस रूप में बोलते हैं? तो उसको हम कहते हैं अभिसारी। तो इस तरह से ये एक अभिसारी बात हुई, आपको सिर्फ फैक्ट है याद रखना है। तो यहाँ पर बात करते हैं सीधे सीधे थार्नडाइक की। थार्नडाइक के संबंध में अच्छे से याद रखिएगा, इसका आंसर ए होगा, थार्नडाइक होगा। इस पर ज़्यादा विचार नहीं करना क्योंकि यहाँ फैक्ट की बात है, तो इसलिए ये जो है थार्नडाइक ही इसका आंसर होगा। थार्नडाइक जो है शिक्षा मनोविज्ञान के जन्मदाता कहे जाते हैं। थार्नडाइक जो है वो क्या कहे जाते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के जन्मदाता, शिक्षा मनोविज्ञान के, शिक्षा मनोविज्ञान के, ठीक है, जन्मदाता कहे जाते हैं। जन्मदाता, शिक्षा मनोविज्ञान के जन्मदाता हैं। ठीक है, तो इस तरह से साथ ही साथ क्या है, थार्नडाइक को एक और लिए काम से उनको आप याद रखेंगे, और यह है सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया इन्होंने। सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया, है ना। सर्वप्रथम इन्होंने ही जो है सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया। इनके सीखने के नियम 3 प्रकार के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं, तत्परता व तैयारी का नियम। तत्परता व तैयारी का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम। ठीक है, तो इस तरह से लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, इस तरह से 3 नियम इनके जाने जाते हैं। तो इनको थार्नडाइक को इस रूप में याद रखिए। थार्नडाइक की और भी बहुत सी बातें हैं जो हम लोग अगले समय में समझेंगे। एक चीज़ चलते चलते अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, जल्दी से यहाँ समझ लेते हैं कि ये जो सीखने के नियम थार्नडाइक ने प्रतिपादित किए, ये इनके प्रमुख नियम हैं। इनके 5 गौण नियम भी हैं जो हम लोग आगे की किसी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और ये होगा कि लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो ध्यान रखेंगे कि इस ओडिपस ग्रंथि, या अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये बिंदी लगेगी नहीं, है ना। यहाँ पर ओडी है ना, ओपीडस लिख गया है, ओडिपस होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है,
ओडिपस, ओडिपस, ठीक है। ओडिपस ग्रंथि होती है, इलेक्ट्रा होती है, ये दोनों होती है या कोई नहीं होती है। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, अर्थात लड़के जो होते हैं शैशवावस्था में, बच्चे जो बालक होते हैं अपनी माता के प्रति अगाध प्रेम रखते हैं, अर्थात बच्चे जो होता है वो अपनी माँ की तरफ आकर्षित होता है। तो इस तरह से जो है जो बच्चा अपनी माता को प्रेम अधिक करता है, प्रेम अधिक करता है, उसे ओडिपस ग्रंथि कहते हैं। और इसी का उल्टा होता है इलेक्ट्रा ग्रंथि, ठीक है। जब बालिकाएं अपने पिता को अधिक प्रेम करें तो उनमें इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण ऐसा होता है, ठीक। तो इस तरह से आंसर क्या होगा, आंसर इसका ए होगा, ठीक है। यही आंसर सही है कि लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि परियों की कहानियों को महत्व दिया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर देखना है कि परियों की कहानियों को किस, ये शिक्षण विधियां हैं, कौन सी शिक्षण विधियों में, किंडरगार्टन फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित विधि है, किंडरगार्टन यानी कि जर्मनी में प्रतिपादित की गई थी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है इसके बाद आता है मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी में मैडम मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा इस विधि को प्रतिपादित किया गया था। तो इसमें कितने से बच्चे थे, तो यहाँ पर याद रखेंगे जिस शिक्षण विधि में 3 से 5 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है उसे मॉन्टेसरी शिक्षण विधि कहते हैं, ठीक है। कहाँ प्रतिपादित हुई थी, रोम में, ठीक है। किसने किया था, मैडम मारिया मॉन्टेसरी, ने। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, स्वाभाविक से बात है कि परियों की कहानियां किस स्तर के बच्चे सुनेंगे, 3 से 5 वर्ष के। परियों की कहानियां किस स्तर के बच्चे सुनेंगे, 3 से 5 वर्ष के। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मॉन्टेसरी। किंडरगार्टन भी बच्चों का बगीचा होता है, छोटे बच्चे होते हैं। फ्रोबेल ने जर्मनी में इसकी स्थापना की थी, ये ठीक बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ध्यान रखने की बात है कि
इसमें सबसे छोटे बच्चे हैं, इसलिए ये प्राइमरी लेवल की बात है, ये उससे भी प्री प्राइमरी की बात है। तो प्री प्राइमरी की होने की वजह से परियों की कहानियाँ 3 से 5 वर्ष के बच्चों को ही अच्छी लगेंगी। तो ये इसका आंसर होगा। प्रोजेक्ट प्रणाली अमेरिका में, ठीक है, किलपैट्रिक द्वारा दी गई थी। तो बाकी इसमें से तो आंसर होगा नहीं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक हैं। बहुत बेहतरीन बात कही गई है, ध्यान देने योग्य। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट्स इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे आप कि बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक हैं। प्राथमिक शिक्षक बालक का कौन होता है? कहा गया है कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन होता है ना? ध्यान देंगे, बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? घर होता है। घर यानी कि परिवार होता है, ठीक है। तो इस तरह से घर या परिवार होता है। प्रथम पाठशाला, अध्यापक उसकी प्रथम अध्यापक या अध्यापिका, प्रथम अध्यापिका उसकी माँ होती है, उसकी माता होती है उसकी, ठीक है। क्वेश्चन पे चलेंगे। बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक है, तो हम बच्चे को देख रहे हैं कि बच्चे जो है परिवार में रह करके सब कुछ सीख रहा होता है। दुनिया की सभी चीज़ों के बारे में जानकारी उसको अपने परिवार से ही पहले प्रारंभ में प्राप्त होती है, और उसको देने वाला जो शिक्षक होता है वो कौन होता है? वो उसकी माता होती है। तो इस तरह से बच्चा जो है प्रारंभिक चीज़ों को कहाँ सीखता है? प्रारंभिक चीज़ों को वो अपने घर में सीखता है। तो इस बात को किसने कहा है? तो इस बात को किसने कहा है? यहाँ पर भी ये प्रश्न उसी रूप में है जैसे कि पहले अभी हमने बोला था कि ये फैक्ट टू फैक्ट बात है, इसमें केवल याद रखने की बात है। अब आप इसको याद रखिएगा, ये कथन रूसो का है। ये कथन किसका है? ये कथन रूसो का है, ठीक है। और तो इस तरह से जो है रूसो के बारे में याद रखिएगा। रूसो जो है एक अच्छे शिक्षाविद हुए हैं और इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम था, जिसमें इन्होंने अपने शिक्षण विचार प्रस्तुत किए थे, तो इनकी पुस्तक का नाम था इमाइल इनकी पुस्तक का नाम था, जिसमें उन्होंने एक काल्पनिक बच्चे की कल्पना की थी और उसको जो है प्राकृतिक वातावरण में उसका पालन पोषण करना शुरू किया। जानवरों के साथ रखा, भेड़िए के साथ रखा उसको, और इस तरह से देखा कि बच्चा प्राकृतिक वातावरण में कैसे सीखता है। इसीलिए उन्होंने एक स्लोगन दिया था, उन्होंने एक बात कही थी, क्या? प्रकृति की ओर लौट जाओ, प्रकृति की ओर लौटो। तो इस तरह से ये इन्होंने कहा था, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? रूसो होगा। थार्नडाइक अभी बता चुके, रस महोदय और हैं ऐसे, ये माता और ये सब इसका ऑप्शन हो नहीं सकता। तो ये दोनों तो पूरी तरह से गलत हो जाएंगे। थार्नडाइक ने ये बात नहीं कही है, ये बात रूसो के द्वारा कही गई है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से आरंभ किया जाना चाहिए? तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। हम सब क्योंकि जो सीख रहे हैं, और जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है इसमें सीखना, लर्निंग एक चैप्टर है, आजकल इस पर डिस्कस कर रहे हैं हम क्लास में भी। तो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए हमें कहाँ से आरंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम, भाषा की प्रथम इकाई क्या होती है? भाषा की प्रथम इकाई उसकी जो है ध्वनि होती है, उसके बाद उसके चिन्ह होते हैं, है ना, आकृतियाँ होती हैं, और इन आकृतियों को मिला करके ही क्या बनती है? भाषा का निर्माण होता है, जिनसे अनेक शब्द बनते हैं, है ना। तो जिसे हम ध्वनियों को क्या कहते हैं? इनकी पहचान को लिपि कहते हैं। तो भाषा की प्रमुख विशेषता उसकी लिपि और शब्द होते हैं, जो कि अक्षरों से बनते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से। कैसे? क्योंकि बच्चे को अक्षर लिखने से पहले हम कुछ आकृतियाँ सिखाते हैं उसको, ठीक है। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन,
हाफ सर्कल, इस तरह की चीज़ें बच्चे को बताई जाती हैं। जब बच्चा इनको सीख जाता है तो इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, ऐसे दोनों को लाके जोड़ेंगे, बच्चे को बताएंगे इसका सहचर बनाइए, इसको ऐसे कीजिए और ये बना। तो ये पहले क्या बना, ये अक्षर बना, और इस तरह से इन अक्षरों से जोड़ जोड़ करके फिर हम ऐसे ही दूसरे अक्षर बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और बनाया जा सकता है इसमें, इसी इसके द्वारा इसमें एक और लगा देंगे तो ये बड़ा आ हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये वाला यहाँ लाएंगे। ठीक है, और ये इसको घुमा करके इसके साथ कर देंगे। ठीक है, और फिर वापस इसको यहाँ लाएंगे तो प्लस कर देंगे, इसमें तो बनेगा क्या, आग। ऐसे ही बच्चों को बताया जाएगा, बहुत सारे इस तरह के चीज़ें बताई जा सकती हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर से क्या होता है, किसी भी नई भाषा को सीखा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर यही होगा। वाक्यों के निर्माण बाद में किया जाता है, शब्दों का निर्माण भी बाद में होता है, इसलिए इसका आंसर होगा अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर से। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि। संवेदनशील का मतलब होता है एक प्रकार से जागरूक होना। संवेदनशीलता का मतलब होता है अपने अंदर किसी चीज़ों को लेकर के अंडरस्टैंडिंग बनाना, अर्थात अपने आप में सूझबूझ रखना कि अमुक चीज़ के बारे में हम कितनी जानकारी रखते हैं, यानी कि हम इसके प्रति उदासीन तो नहीं है। तो जिन चीज़ों के प्रति हम उदासीन नहीं होते हैं उनके प्रति हम संवेदनशील होते हैं। तो संवेदनशील शब्द का अर्थ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस तरह से भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि होगी प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था या जन्म पूर्व अवधि। स्वाभाविक सी बात है कि हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी तरफ जाएंगे। बच्चा जन्म से पहले तो कुछ सीखता ही नहीं है, तो वहाँ तो बात होगी नहीं, क्योंकि जन्म के समय बच्चा कैसा होता है, जन्म के समय बच्चा अबोध होता है। याद रखिएगा, जन्म के समय बच्चा क्या होता है, अबोध होता है, इसलिए जन्म पूर्व की बात तो की ही नहीं जाएगी। किशोरावस्था बहुत बाद की अवस्था हो गई है ना, सीखने की क्या हो गई है, सीखने या भाषा के सीखने या भाषा के विकास की परिपक्व अवस्था होती है, किशोरावस्था है ना। सीखने या भाषा के विकास की परिपक्व अवस्था होती है ये, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आएंगे मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक। तो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होगी, जहां पर बच्चा जागरूक होकर के, संवेदनशील होने का मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर मतलब होगा संवेदनशील का मतलब जागरूकता, एक्टिवनेस। ठीक है, तो बच्चे के अंदर जागरूकता कब आएगी, मध्य में भी नहीं आएगी, तो इसको भी करेंगे। आगे आएंगे इसमें प्रारंभिक बाल्य अवस्था। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि जो कि बच्चे की उत्तर शैशवावस्था होती है, इसी में बालक अच्छे से सीखते हैं, इसलिए भाषा का विकास की ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और ये होगा हमारा कि क्रिया लिख गया है यहाँ पर, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ये क्रिया होगा। ठीक है, क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है, क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था। किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी, बेसिक, प्रोजेक्ट और डाल्टन उपयुक्त में से कोई नहीं। चलेंगे नीचे से, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर देखिए, खेल, क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा, किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी, बेसिक, प्रोजेक्ट और डाल्टन प्रणाली। तो मुख्य रूप से इसमें आंसर जो है, ऐसे तो देखिए बेसिक शिक्षा प्रणाली में भी जो है महात्मा गांधी की ये शिक्षा प्रणाली थी। किसकी शिक्षा प्रणाली है, महात्मा गांधी की है। ठीक है, महात्मा गांधी ने इस बेसिक शिक्षा को जन्म दिया, या ये कह सकते हैं इसको बुनियादी शिक्षा
बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं इसको। तो इस तरह से इसके दो रूप थे, बेसिक शिक्षा के दो रूप थे। एक क्या था, ज्ञानात्मक पक्ष है इसमें, ज्ञानात्मक, और दूसरा कार्यात्मक, कार्यात्मक। तो ज्ञानात्मक में बच्चा ज्ञान सीखता था, विषय सीखता था, और कार्यात्मक में एक्टिवनेस। तो यहाँ पर लिखा है क्रिया तथा खेल। तो इसमें क्रिया तो कराई जा रही है, बच्चे को क्राफ्ट आदि और दूसरी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो बच्चा क्रिया तो कर रहा है, लेकिन और खेल भी था, लेकिन उतनी महत्वता के साथ में इसमें नहीं था। इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत। प्रोजेक्ट प्रणाली में भी बच्चे को क्या था, एक विषय पर समस्या दी जाती थी। प्रोजेक्ट प्रणाली में सर्वप्रथम क्या होता था इसमें, ठीक है, समस्या उत्पन्न की जाती है, समस्या उत्पन्न की जाती है, ठीक है, उत्पन्न करना, समस्या उत्पन्न की जाती है, और फिर क्या करा जाता है, समाधान निकाला जाता है, समाधान, ठीक है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट प्रणाली में क्या होता था, विशेष प्रकार की क्रिया है। डाल्टन प्रणाली की बात करेंगे तो डाल्टन प्रणाली, ठीक है, मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने, मिस हेलन पार्कहर्स्ट हेलन पार्कहर्स्ट ने दी थी। और ये क्या थी, ये एक ठेका प्रणाली थी। कैसी प्रणाली है, ठेका प्रणाली है, या कॉन्ट्रैक्ट विधि है। इसी को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें कक्षा 10 तक के बच्चों के लिए थी, ये कक्षा 10 तक के बच्चों के लिए थी, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक तरह से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये दोनों नहीं होंगे तो ये होगा ही नहीं, इसलिए सीधे सीधे आंसर क्या होगा, आंसर होगा किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी। क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था कौन सी होगी, तो क्रिया और खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था होगी किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, ठीक है। तो इस तरह से चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल्यावस्था में स्थायी दांत होते हैं। हमने इससे पहले बात की थी, 20 किसके होते हैं दांत, 20 होते हैं शैशवावस्था में। शैशवावस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, ठीक है। और कितना, कल इस पर डिस्कशन किया था, 1 वर्ष, 1 वर्ष से 2 वर्ष तक, ठीक है। तो 20 दांत बच्चों के निकलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर बात किसकी की जा रही है, स्थायी की। और ये कौन से दांत थे, दूध के दांत थे। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे इसके बाल्यावस्था में स्थायी दांतों की, तो 26 ये भी एक तरह से गलत है, यहाँ भी फैक्ट की बात की जा रही है। 24 ये भी गलत हो गया, सही आंसर होगा 27। बाल्यावस्था में स्थायी परमानेंट टीथ, स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 27 होती है, ठीक। तो इस तरह से जो है ये ध्यान रखने की बात है, ये गलत हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। हम अभी इस पर डिस्कस कर चुके थे। तो किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। यहाँ पर ध्यान देना है, किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय, मूल रूप से ध्यान देना है प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय कहाँ से कहाँ तक होता है, कक्षा 1 से 5 तक, 1 से 5 तक, ठीक है। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई है ना, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसका नाम है 2020, इसके अनुसार क्या है,
बनाया गया है स्लॉट 5 + 3 + 3 + 4। इसमें जो 5 है ये क्या है, ये है आपका पीजी, प्री प्रेप और प्रेप, यानी प्रेपरेटरी क्लासेस प्लस क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये जो 5 स्लॉट है ये पूरा पूरा इसमें आ गया। इस 3 के अंदर कौन से आएंगे, इसमें आएंगे क्लास 3rd 4th और 5th। तो अब प्राइमरी जो है वो यही रह गया, ठीक है। प्रारंभिक विद्यालय तो की अवस्था हमें देखनी, तो अब यहां पर ध्यान रखना है, ये 3 क्या रह गया, ये क्लास 6 7th और 8th हो गया है। और ये जो है ये क्या हो गया है, ये क्लास 9th 10th 11th और 12th, ये स्लॉट बन गया इसका, ठीक है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत नई शिक्षा नीति जो जुलाई 2020 को आई थी, कब आई थी, जुलाई 2020, इसीलिए इसका नाम रखा गया है 2020। तो जुलाई 2020 में लाई गई थी और अब इसको लागू किया जा रहा है। तो ये स्लॉट अब मिलेगा। प्राइमरी के पहले का जो स्लॉट था वो क्या था, वो था 10 + 2 + 3, ठीक है। तो 10th में कक्षा 1 से 10 तक आ रहे थे, अब इसलिए कक्षा 1 से 5 तक क्या था, प्राइमरी था। तो इसलिए यहां पर हम जब जाएंगे तो क्या देखेंगे, शैशवावस्था, ठीक है, खत्म हो गई, किशोरावस्था होगी नहीं, इन दोनों में झगड़ा है, इन दोनों में झगड़ा है। तो बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है, बाल्यावस्था होती है 6 से 12 या 14 वर्ष, ठीक है। तो इसलिए यहां पर प्रारंभ करने की बात कर रहा है, किस अवस्था को, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये भी गलत हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ये, क्षमा चाहेंगे, सॉरी। ये बाल्यावस्था होगा इसका आंसर, उत्तर बाल्यावस्था नहीं होगा, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 होती है, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा बाल्यावस्था, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। ये बड़े काम की चीज़ें हैं, इन्हें ध्यान रखना है, ठीक है। एनईपी 2020 को ध्यान रखिएगा, इसके स्लॉट क्या हैं इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति होती है, कब होती है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, कोई नहीं। तो बच्चा रचनात्मक कार्य कब करता है, जो किसी चीज़ में कुछ बनाना, यानी कि एक्टिविटी करना, क्रिएटिव वर्क करना। क्रिएटिव वर्क बच्चा कब करेगा, स्वाभाविक सी बात है कि जब उसके अंदर चीज़ों को समझ पैदा हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, तो इस आधार पर बच्चा करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको हम सीधा इसका आंसर है बाल्यावस्था, ठीक है। तो इस तरह से बाल्यावस्था में जो है बच्चा रचनात्मक कार्यों का आनंद लेता है, ठीक है, इस कार्यों को करने में। क्राफ्ट आदि का वर्क करता है, कौशल कहते हैं इसको, रचनात्मक कार्य कहते हैं। मिट्टी के खिलौने बनाना है या अन्य चीज़ें बनाना है, मॉडल्स तैयार करना है, स्कूल में बहुत सारी चीज़ें बच्चे बना करके लेके आते हैं, घर में भी तैयार करते हैं, बाहर भी करते हैं। तो ये रचनात्मक कार्यों में बाल्यावस्था इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, शैशवावस्था में भी बच्चा करता है, शैशवावस्था में उत्तर शैशवावस्था, क्योंकि इसमें ऑप्शन उत्तर शैशवावस्था नहीं था। अगर ऑप्शन होता उत्तर शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था तो फिर आंसर हम इसी पर जाते, इसलिए हम बाल्यावस्था पर गए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। अब इस प्रश्न को हम डिस्कस कर चुके हैं कि काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, सीधे सीधे हम जाएंगे इसके आंसर पे, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। इसमें बाल्यावस्था ही इसका आंसर होगा। इसको अभी हमने आपको बताया था कि इसे क्या बोलते हैं, तो इसे
सुप्तावस्था कहते हैं, सुप्तावस्था। काम के प्रति की भावना के प्रति इसको क्या बोला जाता है, सुप्तावस्था का काल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट तो यहाँ पर है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है। व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तित्व या पर्सनालिटी जो है ना, ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, और उभयमुखी, ठीक है, उभयमुखी। तो इस तरह से जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। उभयमुखी। अंतर्मुखी स्वभाव का व्यक्ति कैसा होता है, आत्म केंद्रित होता है। कैसा होता है, आत्म केंद्रित। आत्म केंद्रित भावना रखता है, आत्म केंद्रित होता है। बहिर्मुखी कैसा होता है, बहिर्मुखी जो होता है वो मिलनसार होता है, मिलनसार भी होता है ना, अधिक बोलने वाला, वाचाल भी होता है, आदि आदि इसमें गुण पाए जाते हैं। सबसे मिलना जुलना, है ना, खुलकर, खुले स्वभाव का, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, खुले स्वभाव का होता है, खुले स्वभाव का होता है, ठीक है। और उभयमुखी इन दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। इन दोनों की विशेषताएं, ना ही बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित, ना ही बहुत ज़्यादा बहिर्मुखी, बल्कि दोनों का मिश्रण होता है, उभयमुखी। तो इस तरह से अब बात करेंगे उभयमुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास आरंभ होता है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या शैशवावस्था में। स्वाभाविक सी बात है, हमें ध्यान रखना होगा कि कौन सी अवस्था में बालक सबसे ज़्यादा, तो चेतन की अवस्था जो होती है, चेतन की अवस्था, ठीक है, उछल कूद की अवस्था ठीक है। इसके अलावा भ्रमण करने की अवस्था और क्रियाशील अवस्था, ठीक है। स्फूर्ति की अवस्था, ऐसे अनेक गुण किसके होते हैं, बाल्यावस्था के। किसके होते हैं, बाल्यावस्था के। इसलिए इसका आंसर सही क्या होगा, बाल्यावस्था। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है। तो यौवनावस्था में पाई जाती है, शैशवावस्था में पाई जाती है, या बाल्यावस्था में। स्वाभाविक बात है, अभी हमने इस पर काफ़ी डिस्कशन किया, तो ये जो प्रश्न होगा इसका सीधा सीधा आंसर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे बहुत सारी चीज़ों का संग्रह करते हैं, अपने पास वस्तुओं को इकट्ठा करने की उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये क्योंकि यहाँ पर भी ऑप्शन में जो है पूर्व और उत्तर नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम सीधे सीधे बाल्यावस्था पर जाएंगे। अगर यहाँ पूर्व और मध्य और उत्तर के हिसाब से होता तो उत्तर शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था जो होती है, यहाँ पर बालक के संग्रह करने की प्रवृत्ति जो होती है, वस्तुओं को, चीज़ों को इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति होती है वो पाई जाती है। स्टूडेंट्स, आज के जो हमारी क्लास थी ऑनलाइन, उसमें हम आज यहीं पर ब्रेक करेंगे और इस तरह से इन प्रश्नों को, जिसको आज हमने कल भी डिस्कस किए थे 15 क्वेश्चन हमने आज आपसे डिस्कस किए हैं। इसी तरह के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम आगे भी आपके सामने उपस्थित होंगे। तो इस तरह से
मुझे उम्मीद है कि ये आप इस पर मेहनत करेंगे, क्योंकि वही थानडाई का नियम आपके ऊपर लागू हो रहा है कि आपको जो है तत्पर और तैयार रहना है। आप तत्पर और तैयार हैं, लाइक और शेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ आप जो हैं इसमें अभ्यास भी कर रहे होंगे। जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं या क्लास में या यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको चीज़ें दी जा रही हैं, आप उसकी एक्सरसाइज कर रहे होंगे। रिजल्ट के रूप में आपको प्रभाव का नियम भी देखने को मिलेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे और अगली क्लास के में फिर हम आपके साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ उपस्थित होंगे। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि आप इस YouTube चैनल को, जो ज्ञान सागर का YouTube चैनल है, इसे ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।